वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर्स नॉट टू विद होल्ड डिक्लेयर डिविडेंड के एक मरतबा जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो डायरेक्टर्स उसको विद होल्ड नहीं करेंगे, उसकी पेमेंट को डिले नहीं करेंगे। तो सेक्शन 243 में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड की डिक्लेरेशन कैसे होती है और इंटरिम डिविडेंड की कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट्स और कंसिक्वेंसेस फॉर डिले इन पेमेंट पर बात करेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट क्या है कि किस तरीके से पेमेंट करनी होती है, किस टाइम में करनी होती है, और अगर डिले हो जाए तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, सज़ा क्या होगी, और कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर अगर विद होल्ड कर भी लिया जाए डिविडेंड तो वो लॉफुल कंसीडर होगा, यानी ऐसी सिचुएशन में कोई ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा और कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इन तीन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और ये सेक्शन यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मरतबा पास्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो इन तीन पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में दो टाइप के हमारे डिविडेंड होते हैं। एक को हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड वो होता है जब एक ईयर कंप्लीट होने के ऊपर वो डिविडेंड दिया जा रहा होता है, और इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के दौरान दे रहे होते हैं, बिफोर द एंड ऑफ ईयर। तो फाइनल डिविडेंड एट एंड ऑफ ईयर दिया जा रहा होता है और इंटरिम डिविडेंड बिफोर द एंड ऑफ ईयर दिया जा रहा होता है। तो फाइनल डिविडेंड क्या है? फाइनल डिविडेंड प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स इसकी अमाउंट रेकमेंड करते हैं और मेंबर्स इसको अप्रूव करते हैं अपनी जनरल मीटिंग में, टिपिकली एनुअल जनरल मीटिंग में। डिविडेंड जो है ये किस दिन डिक्लेयर समझा जाता है? उस दिन इसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझी जाती है जिस दिन जनरल मीटिंग होती है, डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो जब भी जनरल मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव होगा तो उसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन वो जनरल मीटिंग की डेट होगी। ये इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ एक टाइम लिमिट रखता है कि जी आपने एक सर्टन टाइम के अंदर डिविडेंड पे करना है। तो वो टाइम कब से काउंट होना शुरू होगा? वो डिक्लेरेशन की डेट से काउंट होना शुरू होगा। तो फाइनल डिविडेंड में हमने ध्यान में रखना है कि ये हमारी रेलिवेंट डेट है। फिर बात आ जाती है इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं और पे करते हैं बिफोर एंड ऑफ ईयर। अब इंटरिम डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन डेट है वो कौन सी समझी जाती है? इसमें दो सिचुएशन होती हैं। अगर तो शेयर ट्रांसफर के रजिस्टर क्लोज हुए हैं तो जो उनकी कमेंसमेंट डेट है उस डेट को समझा जाता है कि उनको डिक्लेयर किया गया है। तो द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द शेयर ट्रांसफर फॉर पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल 5 तारीख को डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जी हम अब इसमें ऐसी कंपनी जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा हों तो वहाँ पर मुसलसल शेयर होल्डर्स चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है, शेयर्स एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये मालूम करना कि डिविडेंड किसको पे करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो ज़रा मुश्किल काम हो रहा होता है। तो उसमें फिर एक रजिस्टर की क्लोजिंग की जाती है, शेयर ट्रांसफर के रजिस्टर की क्लोजिंग। तो डायरेक्टर अनाउंस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 तारीख को उन्होंने डिविडेंड का फैसला किया कि अप्रूव कर दिया और उन्होंने कहा जी 10 तारीख को ये होगा कि हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं और शेयर ट्रांसफर 10 तारीख को रोक दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, और ताकि फाइनल कर ली जाए शेयर होल्डर्स की लिस्ट, मेंबर्स की लिस्ट, ताकि उनको डिविडेंड दिया जा सके। तो फिर जिस दिन वो शेयर ट्रांसफर क्लोज हो रहा होगा उसकी जो पहली डेट होगी, क्योंकि वो अमूमन कुछ दिन के लिए क्लोज किया जाता है, उसकी जो पहली डेट होगी उस डेट को डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड समझा जाएगा। और ये उन कंपनीज के लिए सूटेबल होता है जहां पे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की तादाद ज्यादा हो। जहां पे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की तादाद कम हो वहां पर बुक क्लोजर की जरूरत नहीं होती क्योंकि आइडिया होता है कि कौन कौन शेयर होल्डर है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन भी साथ के साथ हो रहा होता है। तो फिर इन दैट सिचुएशन जब बुक क्लोजर ना हो रहा हो तो फिर डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट वो होती है जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को अप्रूव किया होता है। तो अगर बुक क्लोजर हो रही है तो बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट, और अगर बुक क्लोजर नहीं हो रही तो जिस दिन डिविडेंड अप्रूव हुआ था वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझी जाएगी। तो अगर सम अप करें तो फाइनल डिविडेंड के लिए डेट है डेट ऑफ जनरल मीटिंग, इंटरिम डिविडेंड के लिए है स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर, लेकिन अगर बुक क्लोजर नहीं हो रहा तो फिर डेट होगी जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड अप्रूव किया था। सेकंड है कि रिक्वायरमेंट क्या है डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड के बारे में एक बड़ी क्लियर रिक्वायरमेंट है कि व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू विदहोल्ड और डेफर इट्स पेमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बाद में एक रेजोल्यूशन पास कर ली जिसमें वो कह रहे हैं
कि वो डिविडेंड की पेमेंट को डिले कर देंगे या डेफर कर देंगे, तो आपने क्लियर वहां पर आंसर करना है कि डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते, ये डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में नहीं आता, लॉ उन्हें ये काम करना अलाउ नहीं करता। दूसरी बात ये कि प्रिसाइजली ये किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डिविडेंड की पेमेंट टाइम पर हो। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी shall be responsible to make the payment within specified period from the date of declaration। जो रूल्स में टाइम फ्रेम बताया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव की। लेकिन अब ये टाइम पर पेमेंट कर देते हैं तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नहीं करते रिक्वायरमेंट को पूरा तो डिले इन पेमेंट हो जाती है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। Where a dividend has been declared by a company but is not paid within the period specified, the chief executive of the company shall be। तो जो सारी पेनल्टी है लॉ में वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए है, और ये बड़ी ह्यूज पेनल्टीज है, इनको ध्यान में रखना है। नंबर 1, ही शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, यानी 2 साल तक की जेल हो सकती है। विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 million rupees, 5 million rupees तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट, ही शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस, यानी उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे खत्म। एंड शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम दैट डे, जिस दिन भी उनकी कन्विक्शन हो जाती है, साबित हो जाता है कि भी उन्होंने ये जो है ना डिफॉल्ट किया इसमें, उस दिन से 5 साल तक ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और एनी अदर कंपनी। जिस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे ना उसके चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर बन सकते हैं, ना ही किसी और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर बन सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो बड़े ही सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये प्रिवेंटिव नेचर के कंसिक्वेंसेज हैं, यानी इतना सख्त लॉ ने यहां पर रूल रखा कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या कंपनी के डायरेक्टर्स ये कोशिश ही ना करें कि वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड को डिले करने के बारे में सोचें। काफी ह्यूज इंप्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है, और जो है ऑफिस सीज भी हो जाएगा और 5 years तक इनएलिजिबल भी हो जाएंगे। तो ये काफी ह्यूज इंपैक्ट्स हैं इसके, और ये जहन में होने चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट है कि किन सिचुएशंस में, क्योंकि अभी हमने देखा कि बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर डिविडेंड की पेमेंट को रोकना या विदहोल्ड करना जरूरत होती है। तो लॉ ने उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे नो ऑफेंस डीम टू बी कमिटेड, यानी अगर इन सिचुएशंस में इन प्रोसीजर्स के साथ डिविडेंड की पेमेंट को विदहोल्ड किया जाएगा तो वो लॉफुल विदहोल्डिंग कंसीडर होगी, और चीफ एग्जीक्यूटिव को ऐसी सिचुएशन में पनिशमेंट नहीं मिलेगी कोई भी, ना इंप्रिजनमेंट वाली, ना फाइन वाली, ना इनएलिजिबिलिटी वाली। लेकिन वो सिचुएशन प्रिसाइजली क्या है तो वो हम देखते हैं। नो ऑफेंस शैल बी डीम टू हैव बीन कमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस इफ द कमीशन SECP has on application by company within 45 days from the date of declaration of dividend, कि कंपनी एप्लीकेशन देती है कमीशन को 45 डेज के अंदर डिविडेंड के डिक्लेयर होने के, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर अदर पर्सन। अब कमीशन किसको अपॉर्चुनिटी देगा, जिसका डिविडेंड रोका जा रहा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देने के बावजूद अगर SECP ने कंपनी को परमिशन दे दी, परमिटेड द कंपनी टू विदहोल्ड और डेफर पेमेंट, तो फिर कंपनी जो है वो पेमेंट को विदहोल्ड कर सकती है। अब लॉ में ये 5 रीजन ऐसी दी हुई हैं जहां पर कंपनी इस मामले के ऊपर एप्लीकेशन SECP को जमा करवा सकती है। नंबर 1, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, यानी कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अभी आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे, तो इस वजह से पे नहीं किया जा सका। वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी, एक शेयर होल्डर ने अपना अकाउंट नंबर दिया या उसने डिटेल बताई कि उसको पेमेंट कैसे करनी है, लेकिन वो पेमेंट इनकम्प्लीट है या प्रॉपर नहीं है, और हम कहते हैं दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, कि उसने जो डायरेक्शंस दी हैं उस नाम का तो हम अकाउंट ढूंढ रहे हैं, वो बैंक में जमा करवाएं तो बैंक कह रहा है इस नाम का तो अकाउंट ही नहीं है। वेयर देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जहां पर अब डिस्प्यूट हो और क्लैरिटी ना हो कि किसको डिविडेंड देना चाहिए, तो वहां पर फिर कंपनी ये कहती है कि पहले आप कोर्ट से इस मामले को रिजॉल्व करवाएं, कोर्ट का जो ऑर्डर हमारे पास सबमिट करवाएं, कोर्ट के मुताबिक जिसका राइट बनता होगा हम उसको डिविडेंड देंगे। तो तब तक डिस्प्यूट जब तक चल रहा है तब तक उसको डेफर किया जा सकता है। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, फॉर एग्जाम्पल
एक शेयर होल्डर ऐसा है जो कंपनी का कस्टमर भी है, कंपनी ने उनसे पैसे भी लेने थे और वो जो है कंपनी ने उनको डिविडेंड के पैसे भी देने हैं, तो अगर वो उसे लॉफुली एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं कि सेट ऑफ या कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर देते हैं। Where for any other reason the failure to pay the dividend or to post the warrant within the period aforesaid was not due to any default on the part of company, यानी प्रॉब्लम आया डिविडेंड को पे करने का लेकिन वो कंपनी की वजह से नहीं आया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड वारंट टाइमली बनाकर कोरियर कंपनी को दे दिए थे, लेकिन मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी जिसकी वजह से जो डिविडेंड वारंट है वो टाइम पर शेयर होल्डर्स को डिलीवर नहीं हो सके। तो यहाँ पर कंपनी का फॉल्ट नहीं है, एससीसीपी को एक एप्लीकेशन देंगे, एससीसीपी सिचुएशन को देखते हुए उम्मीद है कि परमिट कर देगी कंपनी को कि जी ठीक है, आपने जो विद होल्ड या डेफर हुई है पेमेंट उसमें कोई मसला नहीं है और चीफ एग्जीक्यूटिव इस सिचुएशन में पनिशमेंट से बच जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इन पांचों सिचुएशंस में सिचुएशन के साथ साथ एससीसीपी से एप्लीकेशन देकर अप्रूवल लेना भी, परमिशन लेना भी जरूरी है। एक और चीज भी लॉफुल विदहोल्डिंग में आती है कि अ कंपनी में विदहोल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ अ मेंबर वेयर द मेंबर हैज नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। लिस्टेड कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक मेंबर ने फुल डिटेल अपने अकाउंट्स की बैंक ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो फंड ट्रांसफर होने होते हैं उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, CNIC कॉपी और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अगर एक मेंबर ने वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की और उस वजह से उसको डिविडेंड नहीं पे किया जा सका तो कंपनी विदहोल्ड कर सकती है, यहां पे लॉ की कोई खिलाफवर्जी होगी। इस सिचुएशन में इवन एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। याद रखें कि ये जो ऊपर 5 सिचुएशंस पढ़ी हैं यहां पर एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत है, जो फिर एंड में हम एक सिचुएशन पढ़ रहे हैं इसमें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो टोटल 6 ऐसी सिचुएशन है जहां पे डिविडेंड की पेमेंट विदहोल्ड की जा सकती है, 5 ऐसी हैं जिनमें हमें एससीसीपी का अप्रूवल लेना होगा और लास्ट वन ऐसी है जहां पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहां पर जो है एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तो ये टोटल पॉइंट्स थे हमारे इस वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।